तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज करंट अफेयर्स डेली में। बस इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से आपको ये क्लास थोड़ी सी लेट मिल रही है, बट उसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सारी चीज़ें इसी तरीके से आपको डेली प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे पहले तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि 30 मिनट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं अब न्यूज़ चैनल्स के लिए, और 30 मिनट तक न्यूज़ चैनल्स को लोकहित के कार्यक्रम दिखाने पड़ेंगे। जैसे आप सुबह से लेकर के शाम तक एक ही न्यूज़ चैनल पे एक ही न्यूज़ बार बार टेंशन वाली देख करके परेशान हो जाते होंगे। तो खैर, न्यूज़ चैनल्स को तो रास्ते पे लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है। हम आपको वही इन्फॉर्मेशन देते हैं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो आपकी नॉलेज को इन्हेंस करे, और जिसमें किसी भी तरीके का मसाला ना छिड़क करके दिया गया हो, जो एग्जैक्ट रियल न्यूज़ हो, वही न्यूज़ आपके सामने देते हैं। तो खैर, शुरू करते हैं क्लासेस को बिना किसी रुकावट के, और सबसे पहले रिवीजन करेंगे हम लोग कल की क्लासेस का। तो फॉक्स के द्वारा जारी वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में शामिल एकमात्र कंपनी रही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को। इसके साथ याद रखेंगे, केरल की राज्य की सड़क परिवहन निगम ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवा का पुरस्कार जीता है, और डी.वाई. चंद्रचूड़ हाल ही में भारत के 50वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। इसके अलावा स्काई रूट एरोस्पेस, ये भारत की पहली निजी स्पेस कंपनी बन गई है जिसने रॉकेट लॉन्च किया है, रॉकेट लॉन्च करेगा, इसको ध्यान रखेंगे। और अक्टूबर 2022 में भारत की शीर्ष कच्चे तेल का आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है रशिया। इसने सऊदी अरेबिया और इराक को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा चर्चा में रही स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 रिपोर्ट WMO के द्वारा रिपोर्ट की गई, और आगामी 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया जाएगा गुयाना के राष्ट्रपति को। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में फोकस देश के रूप में फ्रांस को शामिल किया जा रहा है। और अब शुरू करेंगे आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग एक सीरीज में देखें, इसको नोट करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, और इसके साथ ही जो कुछ भी आपके क्वेश्चन हो, जो कुछ भी आपके क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा भी, तो जब भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चंस के आप लोग आंसर कर सकें। इसके साथ ही करंट अफेयर्स टुडे जो हमारी नई इनिशिएटिव है, ये आपको कैसी लग रही है, इसका भी आप लोग जरूर अपना ओपिनियन देते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नवंबर 2022 में किस देश ने हाल ही में एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने की घोषणा की है? ये घोषणा अभी हाल ही में ईरान के द्वारा की गई है। ईरान बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लोकेशन भी आपको दिखाई देगी, ये पोजीशन दिखाई देती है ईरान की। और इसके साथ ही आप समझ सकते हैं इस देश को ब्लैकलिस्टेड किया गया था FATF की ब्लैक लिस्ट में। इसके बारे में तो आप लोगों को पूरी तरीके से जानकारी होगी। देखिए, ईरान ने अभी हाल ही में ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर ली है जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को भेज सकती है। नॉर्मली बात की जाए, ये हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल, जब भी हम लोग मिसाइल्स की रफ्तार की बात करते हैं, यानी स्पीड ऑफ मिसाइल्स, इसकी बात करते हैं, तो इसको हम लोग मैक में काउंट करते हैं। साउंड की रफ्तार से जितनी ज्यादा गुनी होती है, इसे हम लोग मैक के नाम से जानते हैं। जैसे साउंड की रफ्तार जो होती है, ये मैक में हम लोग एक तरीके से काउंट करते हैं, यानी ध्वनि की स्पीड जो होती है 1 मैक के बराबर होती है। तो 1 मैक से कम की जितनी भी स्पीड की मिसाइलें होती हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सबसोनिक मिसाइल। कौन सी? इसे हम लोग बोलते हैं सबसोनिक मिसाइल। और दूसरी, अगर 1 मैक से लेकर के 5 मैक के बीच करके, 1 मैक से लेकर के 5 मैक से 20 तक की जो स्पीड होती है, इन मिसाइल्स को हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक मिसाइल्स। कौन सी? सुपरसोनिक मिसाइल्स। बट ऐसी मिसाइल्स जिनकी स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा स्पीड इनकी मानी जाती है, साउंड की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा ये स्पीड अगर लेती है कोई भी मिसाइल, तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसको याद रखते रहेंगे। इसके अलावा ये बैलिस्टिक मिसाइल भी है। कैसी मिसाइल? ये बैलिस्टिक मिसाइल भी है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल और सेमी बैलिस्टिक मिसाइल, 3 तरह की मिसाइल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। जब हम बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की,
तो बैलिस्टिक मिसाइल उस मिसाइल को कहते हैं, मान लीजिए आपने एक पत्थर मारा, पत्थर ऊपर की तरफ मारा और ऊपर से होकर के जाते जाते क्या है, किसी जगह पे गिर गया, इसे हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं, जो कि पैराबोलिक एक पाथ बनाते हुए किसी जगह पे जाके गिरता है। दूसरी अगर हम लोग क्रूज मिसाइल की बात करें तो क्रूज मिसाइल कुछ इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को गोली मार दी तो जिस स्पीड में सीधे सीधे मतलब जमीन के पैरेलली जो भी स्पीड जाती है, इसे हम लोग क्रूज मिसाइल की तरह से जानते हैं। बात की जाए सेमी बैलिस्टिक मिसाइल की, तो अगर आपने ऊपर उड़ते हुए किसी पक्षी को डायरेक्टली पत्थर मार दिया तो इसे हम लोग बोलते हैं सेमी बैलिस्टिक मिसाइल। बिल्कुल इसी तरीके से हम समझते हैं क्या, सेमी बैलिस्टिक मिसाइल की बात। सेमी बैलिस्टिक मिसाइल का क्या है, किसी उड़ती हुई चीज पे जब हम अटैक करते हैं तो इसे हम लोग सेमी बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बैलिस्टिक, सेमी बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल, इसके बीच डिफरेंस क्या है आपने समझ लिया। और मैक में जो स्पीड काउंट की जाती है, सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक, इसके बारे में भी आप लोगों ने पूरी तरीके से जानकारी ले ली है। इसके बारे में थोड़ी सी चीजें अगर आप लोग जाने तो अमेरिका बार बार इस पर चिंता जताता है कि इस तरह के रॉकेट तकनीक से ईरान बैलिस्टिक मिसाइल की तकनीक को मजबूत कर सकता है और इनकी मदद से वो परमाणु हथियार ढोने वाली मिसाइल भी बना सकता है। हालांकि ईरान का ये दावा है कि इन्होंने ऐसी मिसाइल डेवलप कर ली है जो कि परमाणु हथियारों से लैस हो सकती है, परमाणु हथियारों को पूरी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। जब बात करते हैं न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज की, ऐसी कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो न्यूक्लियर वेपन से लैस टोटल प्रेजेंट टाइम में 9 कंट्रीज हैं। इन 9 कंट्रीज में सबसे पहले P5 परमानेंट 5 जो कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, इन 5 कंट्रीज को हम लोग जानते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका USA, उसके बाद आपका आ जाएगा यूनाइटेड किंगडम, तीसरे नंबर पे आप समझ सकते हैं फ्रांस को, चौथे नंबर पे अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पे एक नाम आ जाता है जिसे हम लोग चाइना के नाम से जानते हैं, और एक 5वीं कंट्री जिसे रशिया यानी रूस के नाम से आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा 2 और कंट्रीज जिसे हम लोग भारत, अपने प्यारे भारत, और भारत के पास है तो पाकिस्तान भी अपने पास रखेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो भारत और पाकिस्तान ये 2 कंट्रीज भी रखते हैं। एंड एक कंट्री जिसने चोरी से ये टेक्नोलॉजी ली, जिसे हम लोग नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं, और जो 9वीं कंट्री है इसे हम लोग इजराइल के नाम से जानते हैं। इन 9 कंट्रीज ने घोषणा कर रखी है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स पूरी तरीके से हैं। इसके अलावा ईरान के ऊपर अक्सर शक किया जाता है कि इनके पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन अभी तक ईरान ने घोषणा नहीं की है कि उनके पास किसी भी तरह की न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हालांकि ईरान ने जितने तरह से ड्रोन की सप्लाईज की है अभी किसके पास, रशिया के पास, और रशिया के पास जो सस्ते ड्रोन अपने बेचे हैं जो कि इन्वेजन टू यूक्रेन, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। तो इसमें माना जा सकता है कि रशिया हो सकता है खुश होकर के कल को अपने न्यूक्लियर वेपन्स या फिर कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड कर सकता है ईरान को, और 10वीं ईरान जो हो सकती है, 10वीं ऐसी कंट्री बन सकती है जो कि न्यूक्लियर वेपन से लैस हो। ओके, आई होप इतना एनालिसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ कोरिया को। उत्तरी कोरिया ने अभी हाल ही में अपने आप को क्या है, न्यूक्लियर पावर से, न्यूक्लियर वेपन से लेस देश जो है घोषित कर दिया। जापान की बात की जाए तो जापान की अपनी कोई सेना नहीं हुआ करती थी, ये अमेरिकन अम्ब्रेला में रहता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि आपको पता होगा 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराए गए थे 1945 के टाइम में, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी तरीके से एंड हुआ था, जिसमें से हिरोशिमा में गिराया गया था फैटमैन नाम का बम, सॉरी लिटिल बॉय नाम का नाम, और फैटमैन जो गिराया गया था ये 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया था। ठीक है, ये सारे नाम तो आपको पूरी तरीके से जानकारी में होंगे। इसके बाद से जापान जो है अमेरिकन अम्ब्रेला में आ गया था, और अब जापान फिर से अपनी आर्मीज को प्रोटेक्ट मतलब एक तरीके से बनाना स्टार्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग रिलेट करके याद रख लेंगे। फिलीपींस की बात की जाए तो इसके कैपिटल आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है, और फिलीपींस ये पहला देश है जो कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल परचेज कर रहा है। ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है, आज तक की सबसे तेज क्रूज मिसाइल और सबसे सफल क्रूज मिसाइल जो है ये भारत की ब्रह्मोस है, जो इंडिया और रशिया ने मिल करके मैन्युफैक्चर किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और उत्तराखंड स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, ये क्वेश्चन आपके सामने सेकंड क्वेश्चन के रूप में रखा गया है। ये मैंने आपको लास्टली क्लासेस में भी बताया था, 9 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड स्थापना दिवस प्रतिवर्ष। क्यों? क्योंकि भाई सन 2000 में उत्तराखंड को एक नए राज्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था। आप में से कुछ लोग सन 2000 में पैदा हो चुके होंगे, कुछ लोग सन 2000
के बाद के जन्म लिए हुए लोग होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है उत्तराखंड की ये लोकेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना से, नेपाल से, ये दो कंट्रीज हैं जिससे ये बाउंड्री शेयर करता है। एक्चुअल बात की जाए तो ये तिब्बत से बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन तिब्बत अब चाइना का पार्ट है तो इस वजह से उसे हम लोग चाइना का पार्ट मानते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड, इसकी कैपिटल हम लोग देख लेंगे। दो कैपिटल है, एक है शीतकालीन कैपिटल जिसका नाम है देहरादून, और दून ड्रोन मेले का आयोजन यहीं पे किया गया था, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका गैरसैंण, जो कि ग्रीष्मकालीन इसकी राजधानी है। तो गैरसैंण और देहरादून ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दो सिटीज को याद रखते रहिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें यहाँ के चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल कौन है, ये मैं चाहूंगा आप लोग सिंपल सा क्वेश्चन आंसर कर दें, जस्ट बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस मिलाने के लिए, मिलान करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपके सामने पूछे जा रहे हैं। बात की जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को प्री प्राइमरी लेवल पर लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये उत्तराखंड है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये देश हो जाएगा कर्नाटका। याद रखेंगे, कर्नाटका सबसे पहले लॉन्च किया था, प्री प्राइमरी लेवल पे लॉन्च करने वाला उत्तराखंड हो जाएगा। अगर हम बात करें यहीं के नेशनल पार्क्स की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का पहला नेशनल पार्क है और सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसका पहले नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क। इसको याद रखते रहेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही 1973 में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही बना था। आपको बताना है भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व है, इसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये किस स्टेट में है, इसे भी हाल ही में 53वें टाइगर रिजर्व की घोषणा एक तरीके से घोषित कर दिया गया है, तो इसके बारे में आपको बताना है ये किस राज्य में सिचुएटेड है 53वां टाइगर रिजर्व। रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे रानीपुर अभयारण्य के नाम से हम लोग जानते हैं। ऋषभ पंत ब्रांड एम्बेसडर हैं यहाँ के उत्तराखंड के। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ चीजों को हम लोग यहाँ पे रिलेट करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 9 नवंबर की बात की गई है, तो यहीं से मैंने आपको याद कराया था किन किन स्टेट्स की स्थापना दिवस कब कब मनाई जाती है। तो 1 नवंबर को अगर आप याद रखें तो उत्तराखंड तो आपका हो ही गया। उत्तराखंड की तो स्थापना दिवस कब मनाई उत्तराखंड की स्थापना दिवस तो आपकी कब मनाई जाती है, 9 नवंबर को मनाई ही जाती है। यहीं से रिलेट कर सकते हैं आप लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके साथ ही आप पंजाब और हरियाणा को भी याद रख लें। कौन सा, पंजाब और हरियाणा को भी याद रख लें। इसके साथ ही आप लोग 2 और याद रख लें। कौन सा है, एक है आपका केरल, दूसरा है आपका कर्नाटका। और इसी के साथ ही आप याद रख सकते हैं किसको, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री स्टेट है जिसे हम लोग आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो इन 7 स्टेट्स की स्थापना दिवस जो है ये मनाई जाती है हर साल 1 नवंबर को। अभी भूलिए मत, 2 यूनियन टेरिटरीज भी हैं जिनमें से लक्षद्वीप और पुडुचेरी हैं, इनकी स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाई जाती है, तो इसको याद रखें। और 9 नवंबर को स्थापना दिवस मनाई जाती है उत्तराखंड की। और 15 नवंबर को अगर आपसे पूछ दिया जाए किसकी स्थापना दिवस है, तो झारखंड की स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा जयंती, ये दोनों 15 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट की जाती है। सन 2000 में झारखंड भी बिहार से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। 1 अप्रैल अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 अप्रैल को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाई जाती है, तो उत्कल दिवस, ये ओडिशा दिवस के नाम से जाना जाता है और उत्कल दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 1 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ अब हम मूव करते हैं। द क्वेश्चन इज, हाल ही में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाले पशुओं पर टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, इसके बहुत सारे कंट्रीज एक तरीके से क्रिटिसाइज भी इसको कर रहे हैं। इवन यहाँ के जो किसान हैं ये भी इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट बहुत सारे एस्पेक्ट्स में इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी स्टेप के रूप में देखा जा रहा है। जैसे आप समझ सकते हैं न्यूजीलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कंट्री है, इसकी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। न्यूजीलैंड का ये कहना है कि गाय जब डकार लेती है या फिर उनके मलमूत्र जो होते हैं तो इनके मुंह से बहुत सारे गैसेस वगैरह निकलती हैं जो पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक हो सकती हैं। गायें, भेड़ें, ये सभी काफ़ी मात्रा में मीथेन गैस उत्सर्जित करती हैं। आपसे अक्सर पूछा जाता है कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में जानी जाती हैं। ये आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर होमवर्क होगा, आपको बताना है कौन कौन सी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में जानी जाती हैं।
ऐसा ही एक क्वेश्चन आपसे पेट एग्जामिनेशन में पूछा गया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने गलती की थी। उनको ये नहीं पता था कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। कुछ लोगों ने नाइट्रस ऑक्साइड को लगा दिया था, कुछ लोगों ने कुछ और मीथेन वगैरह पे लगा दिया था। उसमें पूछा था कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताना था। तो आपको बताना है कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसको जितना आप लोग लिख सकें उतना आप लोग, मेजर टॉपिक है, इसको आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो वायुमंडल को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए न्यूजीलैंड की सरकार ने मवेशियों से जो होने वाले ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है, इस पर टैक्स लगाने की घोषणा की है। इस टैक्स से होगा क्या, इस टैक्स को लगाने के बाद इनसे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उन रेवेन्यू से नए टाइप के, नए नस्ल की गायों और भेड़ों के उपज करने के लिए, या फिर उनको मैन्युफैक्चर कर, या फिर एक तरीके से नई नस्ल की खोज करने के लिए शुरुआत की जाएगी। इतना आप लोग समझ सकते हैं, ताकि जो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो। ओके, न्यूजीलैंड की लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम वर्ल्ड मैप में पूरी तरीके से आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। हमारे टोटल कितने 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा आ जाता है, हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। सेकंड नंबर पे आता है हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। थर्ड नंबर पे आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। फोर्थ पे आता है हमारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। फिफ्थ पे आ जाता है हमारा कौन सा, ये आपको यूरोप दिखाई देगा। 6 नंबर पे आपको दिखाई देगा कौन सा, हमारा यहाँ पे अंटार्कटिका है, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो अंटार्कटिका को भी आप लोग देख लेंगे। एंड 7 नंबर पे जो हमारा महाद्वीप आता है, ये होता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ओशियनेशिया वाले इस क्षेत्र की बात हम करेंगे, यानी जो हमारा ओशियंस वाला एरिया, उस क्षेत्र की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के ठीक साइड में आपको दिखाई देगा ये न्यूजीलैंड, कुछ इस तरीके से 2 पोजीशंस में बटा हुआ दिखाई देगा। इसी न्यूजीलैंड से रिलेट करके भारत के, क्या दुनिया के 8वें महाद्वीप की बात की जाती है, और 8वें महाद्वीप का नाम जीलैंडिया दिया गया है, जो कि 3/4 भाग इसका पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। तो खैर अभी इसको मान्यता तो नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी इसे 8वें महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। न्यूजीलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेसिका अर्डन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो इनसे लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ों को रिलेट करके याद कर लेंगे। जैसे कि जब हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, तो न्यूजीलैंड की संसद ने अभी हाल ही में प्लेन लैंग्वेज एक्ट को लाने की मंजूरी दी है। प्लेन लैंग्वेज एक्ट क्या होता है सर? प्लेन लैंग्वेज एक्ट ये लाई जाएगी इस वजह से, ताकि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये बड़ी आसानी से क्या कर सकें, जो नॉर्मल पीपल हैं, कॉमन पीपल्स हैं, उनसे बातचीत कर सकें। तो बातचीत का माध्यम एक सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, इसी के लिए प्लेन लैंग्वेज एक्ट को एग्जीक्यूट किया गया। कनाडा की बात करें तो आप लोग सिगरेट और जितने भी मादक पदार्थ होते हैं, इन पे लिखा हुआ देखे होंगे आप लोग, या फिर सिगरेट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है। लेकिन ऐसी चेतावनी प्रति सिगरेट पे, यानी हर एक सिगरेट पर चेतावनी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश ये कनाडा बन चुका है। और जापान की अगर बात करें तो जापान से रिलेट कर सकते हैं आप लोग। अभी हाल ही में जापान ने समलैंगिक प्रमाण पत्र जारी किया। समलैंगिक प्रमाण पत्र किस लिए? ताकि जो भी समलैंगिक हैं एक साथ अगर रहते हैं तो उनके एक साथ रहने का प्रमाण पत्र ये होगा समलैंगिक प्रमाण पत्र। जर्मनी की बात करें तो ये यूरोप का दूसरी ऐसी कंट्री हो जाएगी यूरोप की, जो कि क्या करेगा, जिसने नियंत्रित और वाणिज्यिक रूप से की गई भांग की खेती को मंजूरी दिया है, और इसके वितरण को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है जर्मनी की गवर्नमेंट के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। आपको यहाँ बताना है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। ये आप लोग बड़ी आसानी से मेंशन कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसकी आप लोग देख सकते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी ये भी आप देख सकते हैं। और आईसीसी कौन सा वर्ल्ड कप होने वाला है जिसको कि मेंस या फिर वुमेन्स, इसको आप लोग बताएंगे, जिसको कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है होस्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जुडिशरी वाले जितने भी आपके तैयारियां कर रहे हो, जुडिशरी की तैयारी करने वाले, एपीओ के एंड पीसीएसजे, यूपी पीसीएसजे के भी नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। तो खैर जुडिशरी एस्पिरेंट, जो भी जुडिशरी के एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रीलिम्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस को जरूर आप लोग स्टार मार्क कर सकते हैं, 4-5 स्टार लगा लीजिए। विधि आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं जुडिशरी के जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, एक्स जस्टिस रह चुके हैं ये। तो भारत सरकार ने विधि आयोग अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं ऋतुराज अवस्थी, इनको नियुक्त किया गया है। नॉर्मली बात की जाए तो विधि आयोग का गठन 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है, और विधि आयोग की भूमिका सरकार की नीतियों पर सलाह देती है। नॉर्मली गलत नीतियों की आलोचना भी कर सकती है, ऐसी पावर इनको दी जाती है। तो सर ये किस टाइप की संस्था है? ये जो है गैर सांविधिक निकाय है। देखिए गैर सांविधिक निकाय का मतलब क्या होता है? एक होता है सांविधिक निकाय, जिसके बारे में संविधान में दिया गया होता है प्रावधान, पर्टिकुलर इसमें आर्टिकल्स वगैरह में मेंशन किए रहते हैं।
लेकिन गैर संवैधानिक निकाय ये होते हैं जिनके बारे में संविधान में नहीं दिया गया रहता है, इसे किसी एक तरीके से रेजोल्यूशन या एक्ट वगैरह ले आकर के इसको पारित करा दिया जाता है। तो इसको देख सकते हैं आप लोग, गैर संवैधानिक निकाय है एक तरह से। 1955 में पहली बार विधि आयोग यानी लॉ कमीशन का गठन किया गया था और अभी तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है। इसके अलावा बात की जाए, पूर्व जज जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में 21वां विधि आयोग 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया। इसके बाद 22वें आयोग का गठन 19 फरवरी 2022 को किया गया था और 22वें विधि आयोग में नियुक्ति 2 साल से अधिक समय के बाद हुई है। ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो आप समझ सकते हैं किस तरीके से चीज़ों की एग्जीक्यूशन की जा रही है। तो इनके इमेज देखेंगे, थोड़ी सी चीज़ों को समझेंगे और न्यूज़पेपर में इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे तुषार मेहता कौन है। तो सर सॉलिसिटर जनरल का नाम आपने सुना होगा, क्या सॉलिसिटर जनरल का एक पद आपने सुना होगा। सॉलिसिटर जनरल प्रेजेंट टाइम में भारत के कौन है, ये है तुषार मेहता और ये लीड कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में भारत की टीम को, मतलब भारत को एक तरीके से लीड कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में। आर वेंकट रमणी कौन है सर, तो ये 16वें क्रम के भारत के अटॉर्नी जनरल बने हैं, अटॉर्नी जनरल बने हैं 16वें क्रम के। सर अटॉर्नी जनरल के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल के पद के बारे में बताया गया है, तो सर ये आर्टिकल 76 है, याद रखते रहिए। DY चंद्रचूड़ के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा थी, ये कौन है, ये बन गए हैं भारत के 50वें क्रम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि YV चंद्रचूड़ के बेटे हैं। आपको बताना है YV चंद्रचूड़ का टोटल जो कार्यकाल था ये कितने टाइम पीरियड का था, इसको आपको मेंशन करना है। इसके साथ ही याद रखते रहिए YV चंद्रचूड़ ये 16वें क्रम के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे और ये 50वें क्रम के उनके बेटे जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहां बनाया जाएगा। सबसे पहले तो ध्यान रखिए डबल डेकर एक्सप्रेस वे का मतलब क्या है। एक्सप्रेस वे तो आप लोगों ने सुना ही होगा, इसको अगर डबल डेकर के लेवल पे यानी कि अगर 2 मंजिला हम लोग एक्सप्रेस वे का निर्माण करते हैं तो इसे हम लोग किस तरीके से समझेंगे, कुछ इमेज को आप लोग देख करके समझ सकते हैं। नोएडा देखिए, नोएडा में बनाया जाएगा भारत का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे और ये एक नया एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के रूप में तैयार किया जाएगा। 2000 करोड़ की टोटल लागत होगी इसमें एंड ये टोटल क्या 6 लेन या 8 लेन तक बनाया जाए, ये निर्णय लेना अभी बाकी है। तो खैर नोएडा के बारे में हम लोग पहले जानेंगे और ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको भी 1 बाय 1 करके हम लोग समझना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में। नोएडा सबसे पहले तो याद रखते रहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो नोएडा है आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो नोएडा है इसमें NOIDA इस पूरे का फुल फॉर्म है एक, इसका फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को खोज करके लाना है। बड़ी सिंपल सी एनालिसिस करके लाएंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन है, एनालिसिस कीजिए और इसको खोज करके लाइए, बड़ी आसानी से आप लोग इसका आंसर ले आ सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट से भी रिलेटेड है ये नोएडा का नाम, तो इसको रिलेट करेंगे आप लोग, समझेंगे, फाइंड आउट करेंगे इसका नाम नोएडा क्यों है। ओके, नेक्स्ट की तरफ हम अगर चलें तो नोएडा में बन रहा है जेवर एयरपोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, इसको रिलेट करके याद रखते रहेंगे। अगर हमसे पूछा जाए पॉड टैक्सी सबसे पहले कहां चलाया जाएगा, तो पॉड टैक्सी सबसे पहले चलाए जाने की घोषणा ये भारत के नोएडा में ही की गई। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे पहला स्मॉग टावर कहां पे लगा, तो ये दिल्ली में लगा। सबसे ऊंचा स्मॉग टावर कहां पे लगा, तो चंडीगढ़ में लगा। लेकिन यहीं पे UPPCS वाले पूछेंगे सर उत्तर प्रदेश का पहला स्मॉग टावर कहां लगा, तो उत्तर प्रदेश का पहला स्मॉग टावर लगा था हमारे कहां पे, नोएडा में। ये रिलेट करके आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, उससे पहले हम लोग ऑप्शंस को देख लें। नागपुर को याद रखते रहेंगे, सबसे पहला भारत का क्या सबसे लंबा भारत का लंबा सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर, भारत का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर ये कहां पे बनाया गया, ये मुंबई के नागपुर में बनाया गया, याद रखते रहेंगे। वाराणसी से बोगीबिल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बोगीबिल असम में है और वाराणसी हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो वाराणसी से बोगीबिल तक 4000 किलोमीटर दूरी लंबी ये क्या है, क्रूज सर्विस की शुरुआत की जाएगी। ये भी याद रखते रहेंगे, भारत की सबसे लंबी क्रूज सर्विस की शुरुआत, सबसे लंबी नदी के द्वारा जो है कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड की जाएंगी। लद्दाख की बात करें तो सबसे ऊंचाई पर, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल रोड जो है यानी वाहन चलने योग्य जो सड़क है ये उमलिंगला दर्रे पर बनाया गया, इसको भी रिलेट करके आप याद रखेंगे। चीजें जरूर आपके दिमाग में रखिए, आपके टेस्ट के लिए मैं बस एक टाइम खोज रहा हूं कब एक इंपॉर्टेंट टाइम आए और आप लोगों के सारे टेस्ट एक साथ एग्जीक्यूट किया जाए ताकि मैं देख सकूं कितनी आपने तैयारियां की हुई हैं। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड गौरव सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? अजीत डोभाल, प्रसून जोशी, विपिन रावत या फिर उपरोक्त सभी। देखिए 5 लोगों को टोटल जो है सम्मानित किया गया। एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तो उत्तराखंड गौरव सम्मान से अजीत डोभाल जी को, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, प्रसून जोशी जो कि एक साहित्यकार हैं, एक तरीके से गीतकार हैं, और विपिन रावत जो कि हमारे एक्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS रह चुके थे। सबसे देखिए एक तरीके से ये मरणोपरांत इनको प्रोवाइड किया गया है विपिन रावत को। तो इमेज आप देख सकते हैं, लोगों को समझ सकते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने NSA अजीत डोभाल, गीतकार प्रसून जोशी और 3 अन्य व्यक्तियों को, जिसमें से और लोग भी शामिल हैं, इसको याद रखते रहेंगे, गिरीश चंद्र तिवारी लेखक हैं और पत्रकार वीरेंद्र अंगवाल हैं, इन लोगों को भी, और इसके अलावा आप लोग विपिन रावत का नाम भी देखते रहेंगे। तो इन 5 लोगों को प्रोवाइड किया गया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट के द्वारा उत्तराखंड गौरव पुरस्कार। तो ये नाम आप याद रखेंगे और इन चीज़ों को आप लोग रिलेट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उत्तराखंड बहुत चर्चा में भी रहता है, जिसको हम लोग पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें, और क्वेश्चन क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG इसके तीसरे संस्करण की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो मेजबानी देखिए पहली बार करने जा रहा है उत्तर प्रदेश। इससे कुछ क्वेश्चंस को पहले आप रिलेट कर लेंगे जब भी हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पे होने वाली एक गेम है। 25 साल से कम आयु वर्ग के जितने भी लोग हैं ये इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ये इसका तीसरा संस्करण है, इसको रिलेट करके याद रखेंगे। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ आयोजित की जाएगी? तो देखिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और नोएडा, इन 4 शहरों में इसको आयोजन किया जाएगा। और इसके अलावा अगला जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होगा, देखिए खैर यूनिवर्सिटी गेम्स नहीं, यूथ गेम्स की बात की गई है, इसके बारे में खैर जितनी भी जानकारी है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के 4 शहरों की बात की गई, उसको तो हम लोग पहले देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, सबसे पहला संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? पहला संस्करण आयोजित किया गया था ओडिशा के भुवनेश्वर में। दूसरा संस्करण इसका आयोजित किया गया कर्नाटका के बेंगलुरु में, और तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा अब उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में, जिसका नाम मैंने आपको बताया, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और इसके साथ ही नोएडा, जो कि 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज हो जाती हैं पूरे उत्तर प्रदेश की। अब यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ से रिलेट करेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम लोग लखनऊ की बात करें तो लखनऊ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क ये लखनऊ में ही बनाया जाएगा, याद रखेंगे। और सबसे पहला अमृत सरोवर ये भी लखनऊ के पास में बना था, याद रखेंगे। इसके अलावा आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए गोरखपुर के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जो आयुष विश्वविद्यालय है ये गोरखपुर में बनाया गया, ये रिलेट करेंगे आप लोग। और इसी के साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए किसके बारे में, नोएडा के बारे में, तो नोएडा तो खैर हम लोगों ने अभी हाल ही में पूरा डिस्कस कर ही लिया, और वाराणसी को भी हम लोगों ने पूरी तरह से डिस्कस किया। वाराणसी को क्या क्या आप डिस्कस कर सकते हैं, रिलेट कीजिए। अभी हाल ही में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की बात की जाए, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात की जाए, असम तक जाने वाला जो क्रूज सर्विस है वाराणसी से बोगीबिल, इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत कुछ है। इसके अलावा वाराणसी को अगर आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करें तो SCO सांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगले साल की जो राजधानी यानी सांस्कृतिक राजधानी के रूप में डिक्लेयर किया गया शहर है, ये हमारा वाराणसी है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है ये आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश के 8 शहरों में, इसको भी रिलेट करेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ओडिशा से अगर हम लोग कुछ और बात करें तो FIH मेंस वर्ल्ड कप जो होने वाला है हमारा, FIH मेंस वर्ल्ड कप जो होने वाला है हॉकी का, ये कहाँ पे होगा? ये ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर कर्नाटका की हम बात करें तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब कर्नाटका की है, इसने अभी हाल ही में सबसे पुराने फुटबॉल की जो चैंपियनशिप है, फुटबॉल की नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं इसका फुटबॉल टूर्नामेंट, इसका नाम है डूरंट कप। एशिया का सबसे पुराना जो फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंट कप है, और इसमें विजेता के रूप में कर्नाटका रही थी, कर्नाटका की बेंगलुरु FC, इसको रिलेट करके याद रखेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ष 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी की थीम क्या है? देखिए इस पे बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी दिखाई दे रहे हैं। G20 की थीम तो कोई किसी तरह से प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन G20 की जो लोगो है इस पे बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष सरकार सत्ता पक्ष को इस बार घेरती हुई दिखाई दे रही है। खैर पहले देख लेते हैं। थीम है इस बार की वन अर्थ वन फ्यूचर, इसको रिलेट करेंगे आप लोग। यहाँ पे अब देखेंगे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक्चुअली पूरा है पूरी तरीके से, ये महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, वसुधैव कुटुंबकम। इसको मैं अभी कंप्लीट करके इसको फिर उसके बाद आपके पास सेंड
कर दूंगा, ठीक है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है, और इसके अलावा यह थीम सभी जीवन के मूल्य की एक तरीके से पुष्टि भी करता है। मनुष्य, पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव जो भी हो, पृथ्वी पे जो भी कुछ है, सबके लिए पृथ्वी है और पूरी पृथ्वी जो है एक परिवार का रूप है। ये बात भारत बहुत पहले से भी एक तरीके से कंप्लीट करता है और बहुत सारे कंट्रीज अब इस बात को कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे पहले लोगो की। तो ये जो G20 की जो लोगो है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोगो बनाई गई है। जो 20 है इस पे पूरी तरीके से क्या है, कई सारी पूरी आप लोग देख सकते हैं इसको, अर्थ का जो मतलब पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं, इस पे कॉन्टिनेंट्स बना दिए गए और यहाँ पे क्या है, कमल लगा दिया गया है। ये जो है एक तरीके से कमल है और कमल को रिलेट किया जा रहा है कि जो कमल बनाया है आपने G20 के लोगो पे, ये G20 का जो लोगो का कमल है ये भाजपा से डायरेक्टली लिंक होता है। हालांकि ये जो कमल बना है और बीजेपी के जो चुनाव चिन्ह है इसमें बहुत सारा अंतर है, फिर भी विपक्ष जो है इस पे घेरने के लिए लगातार बहुत सारे आरोप लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली रियलिटी ये है कि इसके लिए प्रॉपर कंपटीशन कराई गई थी, 15-15 हजार रुपए के इनाम भी दिए गए थे जिनके लोगों को सेलेक्ट किया गया था और फिर उसमें से जो सबसे अच्छी रैंकिंग जिसको दी गई उस लोगो में कमल लगा हुआ था। तो ये एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कोइंसिडेंस एक तरीके से, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और सारे ऑप्शंस के बारे में। तो ऑप्शंस में आपको दिखाई देगा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। आपने अभी देखा था G7 की मीटिंग हुई थी, G7 में 7 कंट्रीज हैं और इन 7 कंट्रीज की मीटिंग हुई थी जर्मनी में, और इसी में एक नया इनका इनिशिएटिव लॉन्च हुआ B3W यानी बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये चाइना की बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए लॉन्च किया गया था। इन्वेस्टिंग इन बेटर फ्यूचर, देखिए याद रखते रहिए, इन्वेस्टिंग इन बेटर फ्यूचर अभी हाल ही में चर्चा में था। ये G7 की थीम थी 2022 की, तो G7 से रिलेट करके भी हम लोग कुछ चीजों को देख सकते हैं। क्लाइमेट जस्टिस एंड फाइनेंसिंग फॉर लॉस एंड डैमेज अभी हो रहा है क्या, अभी हमारा COP27 चल रहा है मिस्र के शर्म अल शेख में। तो COP27 की इस बार की जो थीम है वो है क्लाइमेट जस्टिस एंड फाइनेंसिंग फॉर लॉस एंड डैमेज। इसको रिलेट करके याद रखेंगे आप लोग, ओके। ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि G7, G8 और G20 को एक ही इमेज में पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं। G8 की बात की जाए तो 2014 में G8 से रशिया को बाहर कर दिया गया था, उसके बाद से G7 इसको बना दिया गया जिसमें टोटल 7 कंट्रीज हैं। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की 2 कंट्रीज, अमेरिका और कनाडा, इसके अलावा सॉरी ये अमेरिका नहीं है, ये अमेरिका है, अमेरिका और कनाडा। इसके अलावा यूरोप की 4 कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूके, और एशिया की एकमात्र कंट्री है जिसे हम लोग जापान के नाम से जानते हैं। ये G7 कंट्रीज हैं। तो G20 कंट्रीज कौन सी हैं? G20 कंट्रीज में सबसे पहले तो आप रशिया को जोड़ लो, इसके बाद भी आप किसको जोड़ सकते हैं, इसके बाद आप लोग हमारे प्यारे भारत को भी जोड़ सकते हैं। भारत के साथ आप ब्राजील को जोड़िए, ऑस्ट्रेलिया को जोड़िए, अर्जेंटीना, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कोई एक कंट्री नहीं है, ये टोटल 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है जो भी G20 का पार्ट है। इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ अरेबिया, टर्की, साउथ कोरिया एंड आपको दिखाई देगा कौन सा, साउथ अमेरिका। ये टोटल कंट्रीज मिला करके G20 ग्रुप को रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो इसको आप याद रखते रहेंगे कौन सी कंट्रीज रिप्रेजेंट करती हैं G20 को। आखिरी क्वेश्चन आज का, जो क्वेश्चन आपके सामने है, नवंबर 2022 में भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 11वां संस्करण कहां प्रारंभ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में हाल ही में स्टार्ट किया गया वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण भारत और सिंगापुर के बीच में। सिंगापुर की लोकेशन कुछ यहाँ पे दिखाई देगी आपको, इसको जूम करके दिखा दिया गया। सिंगापुर एक छोटी सी कंट्री है, भारत से कितनी दूरी है ये आप लोग देख सकते हैं, बड़ी आसानी से इसको ट्रैक कर सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। एंड वायुसेना की बात की जाए तो विवेक राम चौधरी, VR चौधरी प्रेजेंट टाइम में वायुसेना के चीफ हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और एक्सरसाइजेस की। अभी हाल ही में राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया गया ऑपरेशन गरुड़। गरुड़ क्या है? गरुड़ ये भारत और फ्रांस के बीच में होने वाला बायलैटरल एक्सरसाइज है, एरियल एक्सरसाइज है, यानी कि ये एक तरीके से वायुसेना के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है। उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में होता है। हिमाचल प्रदेश के बकलोह में आयोजित किया गया भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला एक और अभ्यास, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? वज्र प्रहार के नाम से जानते हैं। ओके, अब हम लोग कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उस होमवर्क को एक बार देख लेते हैं।
और वो होमवर्क क्या है, वो होमवर्क आपके सामने है। पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और आज का होमवर्क है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? नरेंद्र बत्रा, रोजर बिन्नी, मोहम्मद तैयब इकराम या फिर जय शाह? इसका आंसर आप लोग करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और फिर उसके बाद कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द आंसर करें। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने न्यूज़पेपर की एनालिसिस को। एक बार एनालिसिस देख लेते हैं, फिर उसके बाद इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले पेज पे आपको दिखाई देगा ये आरिफ मोहम्मद खान के बारे में बताया गया है। कल ही मैंने आपको बताया था पूरी तरह से क्या, आरिफ मोहम्मद खान जो कि गवर्नर ऑफ केरला हैं एंड पिनरई विजयन जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ती जा रही है। और केरला की गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कल ही मतलब एक तरीके से न्यूज़पेपर में बताया गया था कि एक ऐसा रेजोल्यूशन लेकर के आएंगे जिससे कि गवर्नर जो है यानी कि आरिफ मोहम्मद खान हैं, इनको चांसलर के पद से हटा दिया जाएगा। आपको पता होगा कुलाधिपति, ये सभी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं इनके जो चांसलर होते हैं ये राज्यपाल को माना जाता है। और राज्यपाल को इस पद से हटा देने वाला एक राज्य बन गया है केरला, तो इसको याद रखते रहेंगे। ये कुछ डिसाइड करने के बाद आरिफ मोहम्मद खान को डायरेक्टली जो चांसलर का पद था इसको हटा दिया गया है। एंड नॉर्मली बात की गई है 14 यहाँ पे टोटल स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं केरला की, और केरला गवर्नमेंट ने इनको हटा करके इनकी जगह पर जो एजुकेशनिस्ट हैं, नॉर्मली हम लोग बोला जाए तो इनकी जगह पे होगा क्या, इनको रिमूव करके जो भी शिक्षाविद वगैरह होंगे इन लोगों को उस पद पर रखा जाएगा। तो ये खैर देख के सकते हैं आप लोग किस तरीके से यहाँ पे सत्ता के पक्ष में और विपक्ष में बहुत सारे लोग रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में अक्सर कॉन्फ्लिक्ट देखा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की जो मीटिंग अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। प्रेजेंट टाइम में भारत भी ऑब्जर्विंग कंट्रीज में है, ऐसी कंट्रीज जिनको कि एक तरीके से टेस्ट चल रहा होता है। तो भारत का भी एक तरह से टेस्ट किया जा रहा है। भारत को बहुत सारी कंट्रीज सजेशन वगैरह देंगी। तो कौन कौन सी कंट्रीज क्या क्या सजेशन दे रही हैं थोड़ा सा ध्यान रखते रहिएगा। यहाँ पे कुछ कंट्रीज ने क्या क्या सजेशन दिया। सबसे पहले तुषार मेहता को, जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ये लीड कर रहे हैं ह्यूमन राइट काउंसिल में भारत को। सबसे पहले तो ये देखें। इसके अलावा यहाँ पे भारत को क्या क्या एडवाइजेस दी गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज भारत को एडवाइस देंगी ह्यूमन राइट के जो भी एक्शंस हैं उन सारी चीजों पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लग्जमबर्ग के बारे में, लग्जमबर्ग की स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप लोग बताएंगे कहाँ पे है। इनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया कि इमीडिएटली आप जो है ह्यूमन राइट के जितने भी डिफेंडर्स हैं इनको रिलीज कीजिए। इसके अलावा और सारी कंट्रीज की अगर हम लोग सुनना अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज ने हैं डायरेक्टली बोला है। फ्रीडम एसोसिएशन की बात की गई एंड अनड्यूली रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई। इन सारी चीजों की नॉर्मली बात जो है, जर्मन रिप्रेजेंटेटिव की बात की जाए, इन्होंने इंडिया को एक स्ट्रेंथेंड कंट्री की बात करने की कही। और नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल जो कमीशन जो है, इनके द्वारा जो डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है दलित के खिलाफ, इनके बारे में बातचीत करके जो है कुछ सजेशन जो है इंडिया को प्रोवाइड किए। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे कुछ बहुत सारे कंट्रीज हैं। जैसे आयरलैंड की बात की जाए तो आयरलैंड ने रिकमेंड किया है फॉरेन कंट्रीब्यूशन की, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में, जो भी डायरेक्टली अप्लाई करते हैं ट्रांसपेरेंट मैनर के बारे में। एंड इंडियन स्टेट्स को रिपील करने की बात करते हैं, जो भी एंटी कन्वर्जन लॉज हैं इंश्योर करने के लिए, ताकि जो कंप्लायंस हैं और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लॉज हैं इनको पूरी तरीके से कवर किया जा सके। इन सारी चीज़ों के बारे में नॉर्मली बताया गया। बहुत सारी कंट्रीज ने इंडिया को बताया है। और नॉर्मली बात की जाए तो यहाँ पे बस यही देखा जाता है, ऐसी ऐसी कंट्रीज जिनकी लगभग आबादी की बात की जाए तो 2-3 लाख आबादी होगी, और वो ऐसी कंट्रीज को जब सजेशन देते हैं जो कंट्रीज डायरेक्टली अपने आप में एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और लगभग दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर इंडिया आता है, तो ऐसी कंट्री के रूप में और ऐसी कंट्री को सजेशन देने से पहले सोच लेना चाहिए। लेकिन खैर इंडिया उन कंट्रीज़ में है। 3.5 साल में जो मीटिंग होती है UNHRC की, जिसमें इन कंट्रीज़ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन राइट के इश्यूज़ हैं, इनको रेज किया जाता है और इनको सजेशन दिए जाते हैं। तो इंडिया इसमें किसी बात को डिनाई नहीं कर सकता है। उन क्वेश्चंस पे या तो एक्सेप्ट करेगा या तो नोटेड लिख देगा। नोटेड का मतलब क्या है, यानी नोट कर लिया गया, उस पर हम लोग विचार करेंगे। बट किसी भी तरह की बाउंडेशन नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे COP27 में बताया गया इंडिया जो है हायर टारगेट करेगा 2024 तक। नॉर्मली इंडिया ने यहाँ पे टारगेट किया क्या है, इंडिया ने टारगेट किया है इसमें जो फाइनेंसिंग की बात की गई थी क्लाइमेट के लिए, कमिटमेंट की गई थी जो जितने भी विकसित देश हैं ये $100 बिलियन की एड्स प्रोवाइड करेंगे, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ये अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया और ये घोषणा की गई थी COP15 में। COP15 कहाँ पे हुई थी, कोपेनहेगन में हुई थी सन 2009 में। ये कोपेनहेगन में जो 2009 में हुई थी समिट, ये बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट है। डेवलपिंग कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज ने कहा था कि $100 बिलियन पर ईयर आपके ऊपर खर्च किए जाएंगे ताकि आप क्लाइमेटल कंडीशंस को कवर अप कर सकें, क्योंकि मैक्सिमम नॉर्मली अगर बोला जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले डेवलप्ड कंट्री में हुआ था, और डेवलप्ड कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से सबसे ज़्यादा अगर पार्टिसिपेशन पॉल्यूशन में देखा जाए तो ये डेवलप्ड कंट्री का ही है, और उनका रोल भी इसी तरीके से बढ़ता है, क्योंकि बड़ी ताकत हमेशा बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर के आती है। ये बात लाइफ में भी आप लोग याद रखें। इस पे पूरी तरीके से इंडिया ने फोकस किया, इस पे डायरेक्टली इनमें बात की गई। तो कुछ कॉप जो हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ पे आयोजित की गई? 1995 में। ये आप बताएंगे कहाँ पे आयोजन इसका हुआ था। दूसरी चीज 2009 में जो एग्जीक्यूट किया गया था, ये कोपेनहेगन में किया गया था, इसको याद रखते रहेंगे। इसके अलावा COP 21 की बात की जाए, ये हुआ था आपके 2015 में पेरिस में, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। यहीं पे बात की गई थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, और इस अलायंस की घोषणा कर दी गई थी। इसके बाद से COP 26 जो है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में किया गया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा COP 27 जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है मिस्र के शर्म एल शेख में, इसको आपको ऑब्जर्व करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। COP 28 होगा UAE में, तो इसको रिलेट करके आप याद रखें। ओके नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी की बात की गई है। प्रधानमंत्री ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी की बात की गई है। ये G20 समिट में शामिल होने जा रहे हैं, मंडे तक ये रहेंगे उस समिट में। और इसके अलावा बात की जाए तो लीडरशिप की समिट है 14 से लेकर के 16 नवंबर तक की, और 14 से 16 नवंबर तक की ये जो पूरी समिट है, इसमें बहुत सारी चीज़ों पर फोकस किया जाएगा, बातचीत किया जाएगा। तो 14 से 16 नवंबर तक 2022 तक इंडोनेशिया की यात्रा पर होंगे नरेंद्र मोदी, इसके बारे में बातचीत की गई है। तो खैर G20 की सम्मेलन जो प्रेजेंट टाइम में हो रही है, इंडोनेशिया की बाली में हो रही है, इसको याद रखते रहेंगे। अगले साल इंडिया इसको होस्ट करने वाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पुतिन की बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन ने इसमें बताया कि मैं इसमें डायरेक्टली यानी फिजिकली इसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं इसमें वर्चुअली पार्टिसिपेट करूंगा। उसका रीजन भी उन्होंने पूरी तरीके से बताया है। बताया इन्होंने क्या, बहुत सारे मतलब एक तरीके से डायरेक्टली पुतिन के नहीं आने का निर्णय हम सभी के लिए सबसे अच्छा है। नॉर्मली और सारे लोगों ने भी बताया, क्योंकि अगर पुतिन आते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजों पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। डायरेक्टली 2 भाग में बढ़ते हुए पूरी विश्व को देखा जा सकता है, जो वर्ल्ड वॉर की तरफ कहीं ना कहीं एक तरीके से इंडिकेशन देता है। नेक्स्ट हम यहीं पे देखेंगे इसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज यहाँ पे ये है। देखिए, इंडिया वेरी क्लोजली फॉलोइंग टू डिटेंशन ऑफ एक्स नेवी मैन। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिया के 8 जो एक्स नेवी ऑफिशियल्स हैं जो कि काम कर रहे थे कतर में, इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो खैर कतर की जो अथॉरिटीज़ हैं, इन्होंने इनको क्यों अरेस्ट किया, इसके पीछे क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो देखिए, नॉर्मली सबसे पहले हम जब कतर की बात करें तो ये हम लोग देखेंगे सऊदी अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं इसको। यहाँ पे आपको दिखाई देगी सऊदी अरब, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे 2 और इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिसमें यमन और ओमान आ जाते हैं। यहाँ पे आपको UAE दिखाई देगा। यहाँ छोटी सी कंट्री है जिसको हम लोग कतर के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो कतर में क्या है, प्रेजेंट टाइम में फीफा का जो आयोजन किया गया, ये आप लोग देख सकते हैं। फीफा जो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हो रहा है, ये हो रहा है कतर में। और इसी की वजह से, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स और एक तरीके से डाउट क्रिएट हो गया इंडियन उन नेवल ऑफिसर्स। देखिए, इंडिया के जो नेवल ऑफिसर्स होते हैं, इनको नॉर्मली बाद में जब भी इनकी मतलब ड्यूटी कंप्लीट हो जाती है या फिर ये रिजाइन कर देते हैं जो भी कुछ करके, तो उसके बाद से इनको ईजिली जॉब मिल जाती है, इंडिया में मिल जाएगी या फिर किसी फॉरेन कंट्री में मिल जाएगी। तो ये नॉर्मली अपने काम धाम कर रहे थे, इनकी एज भी कहीं ज़्यादा थी। इन पे एक तरीके से डाउट होता है, कि इस बात का डाउट, ये अभी तक पूरी तरीके से ऑफिशियल डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया है, किसके द्वारा, कतर की गवर्नमेंट के द्वारा। हालांकि बीच में पाकिस्तान इसमें उछलता हुआ क्लेम करने लगा है कि यहाँ पे कतर ने उन लोगों को अरेस्ट किया है जो भारत की तरफ से जासूसी कर रहे थे इजराइल के कहने पर। तो इजराइल का इसमें क्या रोल है, क्योंकि इजराइल और कतर के बीच में रिलेशंस थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थे, लेकिन रिलेशन प्रॉब्लमेटिक थे। प्रेजेंट टाइम में इजराइल और कतर बहुत ही अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस में है। प्रॉब्लम कुछ उस तरीके की नहीं है कि इजराइल कहेगा भारत को यहाँ पे जासूसी करने के लिए। तो यहाँ पे किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इसको माना जा सकता है। और नॉर्मली अगर बात की जाए कतर की, तो कतर में प्रेजेंट टाइम में गार्ड की ड्यूटी जो कर रहे हैं, फीफा जो आपका वर्ल्ड कप प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, गार्ड की नौकरी के लिए जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं या फिर पुलिस ऑफिशियल्स हैं, कहाँ के, पाकिस्तान के, इनको ड्यूटी में लगाया गया है। तो ये डाउट जताया जा रहा है कि ये भी जो पाकिस्तान के जो भी लोग यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को मतलब क्या पैसे दे करके उनके ऑफिसर्स को सिर्फ गार्ड की नौकरी के लिए यहाँ पे रखा गया है, तो इसको
कहीं ना कहीं अपमानजनक भी कुछ लोग कह रहे हैं। खैर पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है तो खैर ये सारी चीज़ें भी कर रहा है। तो ये हो सकता है मिस इन्फॉर्मेशन किसी तरह की दी गई है जिसकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया हो। नॉर्मली बात की जाए तो पूरे दुनिया में भारत के टोटल 8000 लोग प्रेजेंट टाइम में अरेस्ट के रूप में जो डेटा भारत के पास है ये रखे गए हैं, जिसमें से टोटल जो 4000 लोग हैं इनको अरेस्ट किया गया है गल्फ कंट्रीज के द्वारा। और ये गल्फ कंट्रीज में जो इंडियंस वगैरह होते हैं इनको इजीली अरेस्ट वगैरह कर लिया जाता है, जो कि एक इंडिया के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न भी है। ये भारत की इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए तो इससे रिलेट करके इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। खैर इसके बारे में पढ़ेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। गल्फ कंट्रीज़ का जो हमारा डायस्पोरा है ये क्यों बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है, इस चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे गिनी। गिनी ये एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री आपको दिखाई देगी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसमें आपको दिखाई देगा गिनी। ठीक है, तो गिनी के बारे में बताया गया। यहाँ भी 16 भारतीय नाविकों को एक तरीके से सरकार से मदद इन्होंने मांगी है। इसको भी इक्वेटोरियल यानी भूमध्य रेखी जो गिनी है इसमें नौसेना द्वारा हिरासत में ले लिया गया था और 16 भारतीय नाविकों के परिवार ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए यहाँ पे डिमांड की है। तो खैर इनको 90 दिनों तक अभी तक क्या है अरेस्ट करके रखा गया है। ठीक है, एक ये टॉपिक था। और ये जो कतर वाले लोग जो अरेस्ट किए गए हैं 8 जो नेवी के ऑफिशियल्स हैं, एक तो इनकी एज ज्यादा है, कई सारे लोग बीमारी से भी ग्रसित हैं जिनको कि अगर टाइम पे खाना वाना ना मिले तो इनकी जान पे भी बनी आ सकती है। यहाँ पे टोटल 72 डेज हो गए अभी तक इनको अरेस्ट किए हुए। तो ये दोनों डेटा देखते रहिए किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे इंडिया का क्या स्टांस होता है, इसको आप लोग याद में रख सकते हैं। नेक्स्ट जिस बारे में हम लोगों ने तुरंत अभी हाल ही में डील किया था, ईरान ने कहा कि उसने डेवलप कर लिया है एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। देखने के लिए आप लोग वीडियो में पीछे जाएं और तुरंत क्वेश्चंस को देख लें। पहला क्वेश्चन ही मैंने यही बताया है। तेहरान, देखिए ईरान की कैपिटल तेहरान है। इससे रिलेटेड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ईरान के द्वारा वार्न किया गया सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया को एक तरीके से यहाँ पे वार्न इसलिए किया गया क्योंकि महसा अमीनी बहुत ज्यादा चर्चा में रही। ये एक ऐसी खुले विचारों की महिला थी ईरान की। इन्होंने हिजाब प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया था, इस वजह से जो रिलीजियस इनकी जो पुलिस है इन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट के बाद इनके साथ मारपीट की गई और इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है, जिसको लेकर के ह्यूज लेवल पे मेजर प्रोटेस्ट देखा जा रहा है पूरे ईरान में, जिसकी वजह से ईरान को नोबेल पुरस्कार से भी अभी हाल ही में निलंबित कर दिया गया, इनको बैन कर दिया गया रशिया और बेलारूस की तरफ से। इसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है क्योंकि FATF की ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज में ईरान और नॉर्थ कोरिया और इसके साथ अब तो म्यांमार भी आ गया। तो ईरान ऐसी कंट्रीज में से है जो कि एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक कंट्री के रूप में देखा जा रहा है। तो इब्राहिम राइसी की तरफ से डायरेक्टली नॉर्मली ये बोला गया, ईरान की तरफ से वार्न किया गया है इनकी नेबरिंग कंट्री जो कि सऊदी अरेबिया है, इनको लेकर के सिया सुन्नी विवाद अक्सर चलता है। तो डायरेक्टली वार्न किया गया है कि जो महसा अमीनी की डेथ है या फिर जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, इसको लेकर के आप किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश ना करें, भले ही आप हमारे नेबरिंग कंट्री हैं। तो इस तरीके से बस थोड़ा सा वार्न किया गया साउथ अरेबिया को, इसको रिलेट कर सकते हैं, सॉरी सऊदी अरेबिया को। नेक्स्ट देखेंगे जो बाइडन और शी जिनपिंग की मीटिंग होगी बाली इंडोनेशिया में 14 और 15 नवंबर। आपको पता है पूरे देश के लीडर्स आकर के यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो बाइडन की तरफ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट आई है। इन्होंने कहा कि हम जो है कंपटीशन की तरफ से देखना चाहते हैं चाइना को, हम किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं। जैसे इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, यानी ये युद्ध का समय नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे जो बाइडन के एक स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है कि लुकिंग फॉर कंपटीशन नॉट कॉन्फ्लिक्ट। इसको देख सकते हैं कि हम चीन से प्रतिस्पर्धा चाहते हैं, संघर्ष नहीं चाहते हैं, ये बाइडन का कहना है। तो खैर मीटिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। COP27 की बात की जाए तो $100 बिलियन की जो मदद है इस पे भारत का जोर रहेगा। 2024 तक की सहायता शुरू करने के लिए पूरे रोड मैप की बात भारत भी करता रहेगा। ये सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये आज की हमारी न्यूज़पेपर की टोटल एनालिसिस थी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय। और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मैंने दिया है जरूर उसमें पार्टिसिपेट करें। अगर अच्छा लगे वीडियो तो ही लाइक करना, समझ में आया चैनल तो ही सब्सक्राइब करना, लेकिन आंसर जरूर करना। आप लोग पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करना। इससे क्या होता है, आपकी जितनी भी तैयारियां हैं वो बेहतर होती चली जाएगी। और अगर मेरी तरफ से किसी भी तरह की कमी होगी तो उसको मैं लगातार इंप्रूव करूंगा ताकि आपको बेहतर से भी ज़्यादा बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जा सकें। थैंक यू सो मच। परीक्षा मंथन की तरफ से जितना सहयोग हो सकेगा आपके सक्सेस के लिए करते रहेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए।